अरे बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 गणित अध्याय 4 द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न संख्या 2 में दिए गए प्रश्नों को तत्पश्चात प्रश्न संख्या 3, 4 भी बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, इस प्रश्नावली में प्रश्न संख्या 1 में द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की बात कही गई थी, जिसको हम आप लोगों को इससे पहले के वीडियो में बता चुके हैं कि द्विघात समीकरणों के मूल क्या होते हैं या द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं, ये मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ। आज भी वही समीकरणों के मूल हम लोगों को ज्ञात करने हैं, लेकिन प्रश्न में ऐसा नहीं लिखा है कि समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, लेकिन है वो मूल ही ज्ञात करना। देखिए, प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को हल कीजिए। तो द्विघात समीकरणों को हल करने का मतलब होता है कि अर्थात उसका मूल ही ज्ञात करने के लिए कह रहा है, चाहे उस प्रश्न में लिखा रहे या ना लिखा रहे। आपको यह समझना चाहिए कि अगर प्रश्न में लिखा है कि समीकरणों को हल कीजिए, तो अर्थात अगर वो द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरणों को अगर हल करने की बात कह रहा है तो अर्थात उसके मूल ही ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हमने आप लोगों को मूल ज्ञात करने की 3 विधियां बता दिए हैं। पहली विधि मैंने बताया गुणनखंड विधि, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि और तीसरा सूत्र विधि। तो अभी हम लोग गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना सीख रहे हैं। तो अगर जैसे सवाल हमारा है x² - 45x + 324 = 0, तो अगर हमें इस द्विघात समीकरण को अगर हल करना है तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे। चूँकि अभी हम केवल गुणनखंड विधि से ही समीकरणों को हल करना या समीकरणों के मूल ज्ञात करना सीख रहे हैं, इसलिए हम अभी गुणनखंड विधि से ही इसका मूल निकालेंगे या इसको हल करेंगे। तो हमने बताया कि देखिए, आपके पाठ्यक्रम में द्विघात समीकरण में जो द्विघात समीकरण के पद या बहुपद लिखे हुए हैं, उनमें ज़्यादातर आद्यंत नाम का गुणनखंड बन रहा है। ज़्यादातर प्रश्नों में, लगभग 99% प्रश्नों में आद्यंत नाम का गुणनखंड बन रहा है। तो आइए हम लोग यह चेक कर लेते हैं कि क्या जो ये प्रश्न दिया है, क्या इसका भी आद्यंत के आधार पर गुणनखंड हो पाएगा। तो हमने आप लोगों को पूर्व में यह बता दिया कि ये आद्यंत नाम के गुणनखंड की पहचान हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए, हमने बताया कि यदि किसी बहुपद में 3 पद हों तथा उस बहुपद में प्रयुक्त चर की घात 2 और 1 हो, एवं उस बहुपद के आदि पद और अंत पद का जब गुणा किया जाए तो उसका जो गुणनफल आवे, उसके गुणनफल का ऐसा 2 खंड करें कि जिसका योग या अंतर जो है मध्य वाला पद हो। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि योग मध्य पद हो कि अंतर मध्य पद हो। तो इसके लिए यदि आपके आदि और अंत पद का गुणनफल धनात्मक आ रहा हो तो ऐसे 2 खंड आपको करने होंगे कि जिसका योग जो है मध्य पद हो, और अगर गुणनफल ऋणात्मक आ रहा हो तो आप ऐसे 2 खंड करिए जिसका अंतर मध्य वाला पद बने। ठीक, तो आइए क्या हम इन शर्तों को अगर इस समीकरण पर चेक करेंगे, अगर ये हमारी शर्तें इस पर लागू होंगी तो हम यह समझ लेंगे कि इसमें आद्यंत नाम का गुणनखंड बन रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें 3 पद है, 1, 2, 3। एक शर्त तो मिल रही है। दूसरी शर्त क्या है कि प्रयुक्त चर की घात 2 हो और 1 हो। तो देखिए, आपको x² भी मिल रहा है और x भी मिल रहा है। तीसरी शर्त है कि हम आदि और अंत का गुणा करें। देखिए, कभी कभी आपको आदि और अंत किसी द्विघात समीकरण में
शून्य से पहले जो बहुपद लिखा रहता है उसमें आपको आदि पद और अंत पद आप कैसे पहचानेंगे? देखो, जो एक्स स्क्वायर वाला पद होता है वही आदि होता है। उसको भले ही मध्य में लिख दिया जाए या अंत में लिख दिया जाए, कहीं भी लिख दिया जाए, लेकिन एक्स स्क्वायर वाला पद ही आपका आदि कहलाएगा। और जो यक्स वाला पद होगा वो मध्य पद कहलाएगा, चाहे वो मध्य में लिखा रहे चाहे ना लिखा रहे। चूंकि देखिए, कभी कभी बच्चों को भ्रमित करने के लिए मध्य पद को या आदि पद को डिस्टर्ब कर देते हैं, माने आगे पीछे लिख देते हैं। इसलिए बच्चे भ्रमित ना हो, इसको जानते रहें कि आदि पद क्या होता है और मध्य पद क्या होता है, और इसके बाद जो बचता है वो अंत पद होता है। तो इस प्रश्न में आदि पद आपका एक्स स्क्वायर है और अंत पद 324 है। तो जब इस आप आदि और अंत का गुणा करेंगे तो आपको 324 एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा, और संयोग से प्लस में प्राप्त होगा, चूंकि आदि और अंत दोनों का चिन्ह धन धन में है। तो अब हमें 324 के लिए ऐसे दो पद की खोज करनी है, ऐसे दो पद हमें बनाना है जिसका गुणा करने पर तो 324 आवे, पर अगर उसका हम योग करें तो 45 आवे। तो इसके लिए देखिए 36 और 9 आप पाएंगे। क्या पाएंगे? 36 गुणते 9, क्योंकि 9 छक 54 की 4 हासिल 5, 9 त्रिक 27, 5 32, ये आपका 324 आ गया। अब रही बात, आप कैसे जानोगे कि हम गुरुजी कैसे जानेंगे ये 36 और 9? तो इसके लिए आप 324 का खंड कर लेंगे, और खंड करने के बाद दो आप जोड़े बनाएंगे। तो एक 36 का बन जाएगा, एक 9 का बन जाएगा, जिसका गुणा करेंगे तो 324 भी आ जाएगा, और अगर योग करेंगे तो 36 9 45 भी आ जाएगा। तो देखिए, ये जो हमने इस पर लक्षण या पहचान लागू किया वो बिल्कुल इस पर सार्थक सिद्ध हो रही है। इसलिए इस दिए गए समीकरण में हम देख रहे हैं कि आद्यंत नाम का गुणनखंड इसमें बन जाएगा। अब हम आद्यंत के आधार पर इसका गुणनखंड कर लेंगे। तो हमने आपको नियम बताया था कि आद्यंत नाम का गुणनखंड करते समय सबसे पहले आपको आदि पद ज्यों का त्यों उतार लेना है। इसके बाद मध्य पद के चिन्ह को भी उतारकर आपको ब्रैकेट्स का प्रयोग कर देना है। अब ब्रैकेट्स में दो ही बातें लिखनी है, जिसका अध्ययन आप पहले ही कर लिए हैं 45 के लिए, कि 36 और 9 आपको जोड़कर लिखना है। तो यहां आप लिखेंगे 36 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 324 बराबर कितना? 0। अगर आप समझिए ये वाली लाइन जो पहली लाइन होती है, अगर आपने पहली लाइन को बना लिया तो मानकर चलिए कि आपने प्रश्न को हल कर लिया। अब प्रश्नों को हल करने में समय नहीं लगेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस से इसको तोड़ेंगे तो पदों के चिन्ह बदल जाएंगे, इसको हमने आपको पूर्व में ही बता चुका हूं। तो यहां बनेगा 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। ध्यान रहे कि केवल ब्रैकेट्स के पदों के चिन्ह बदलते हैं, ना कि बाहर के। जैसे हम माइनस से अगर ब्रैकेट्स तोड़ रहे हैं तो अंदर ब्रैकेट्स के अंदर लिखे गए पदों के ही चिन्ह बदलेंगे, ना कि बाहर का भी बदलेगा। ठीक, तो बराबर क्या होगा? 0। अब हमारे पास 1 2 3 4 पद हो गए, तो हम दो दो पद में कामन लेने का कार्य करूंगा। तो देखा, अगर पहले और दूसरे पद में देखा जाए तो आपको यक्स कामन दिखाई दे रहा है। तो यदि आप यक्स कामन ले लें तो यक्स से आप एक्स स्क्वायर में भाग दें तो यक्स बार जाएगा, माइनस जब यक्स से इसमें भाग देंगे तो 36 बार जाएगा। फिर इसी तरह से इस वाले पद और इस वाले पद में देखिए तो आपको 9 कामन दिखाई देता होगा। चूंकि 9 से 324 कट जाएगा, इसलिए 9 हमारा कामन बनेगा। तो यहाँ क्या बचेगा? एक्स, ये प्लस जो है ये आपका माइनस हो जाएगा, चूंकि माइनस चिन्ह कामन के रूप में बैठा हुआ है। तो जब 9 से आप इसमें भाग देंगे तो ये 9 त्रिक 27 5 32, तो आपका 54 हो गया। तो 9 छक 54 बराबर कितना? 0। अब आप देखिए, आपको जहां 4 पद थे वहां आपके पास 2 पद हो गए। इन दोनों पदों में आपको x माइनस 36 दिखाई दे रहा होगा कामन के रूप में। तो आप x माइनस 36 आप कामन ले लीजिए, तो आपका बचेगा x माइनस 9 बराबर 0। अब इन दोनों की तुलना आप 0 से करें, x माइनस 36 बराबर 0 तो x बराबर 36, और x माइनस 9 बराबर 0 तो x बराबर 9। तो इस प्रकार से आपके पहले प्रश्न का हल ये हो गया। ये तो हम लिखेंगे, इसलिए x बराबर होगा 9,36। ये बात क्लियर हो गई। अब इसी तरह हम इसके प्रश्न संख्या 2 को भी देख लेते हैं। देखिए, 2 में भी बिल्कुल वही पहचान, वही शर्त लागू हो रही है। देख लीजिए, इसमें भी आपको 3 पद दिखाई दे रहा है, प्रयुक्त चर की घात 2 और 1 भी दिखाई दे रही है। यदि आप इसके आदि और अंत का गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 750 एक्स स्क्वायर। अब आपको 750 के लिए चूंकि धनात्मक आ रहा है गुणनफल,
तो ऐसे दो पदों की खोज आपको करनी है जिसका गुणा किया जाए तो 750 आवे और अगर उसका योग किया जाए तो 55 आवे। तो इसके लिए आप देखिए 30 और 25 आपके लिए परफेक्ट रहेगा। 30 और 25 का यदि हम गुणा करें तो 25 तियां 75, 750 बन रहा है। और 30 और 25 को अगर हम आपस में ऐड कर दें तो कितना आएगा, 55 आएगा। तो इस शर्त को इस पर लागू करने से ये पता चल रहा है कि इसमें भी आद्यंत नाम का गुणनखंड बन रहा है। देखिए हम लोग इसको आद्यंत नाम का गुणनखंड कहते हैं, जबकि इसका वास्तविक नाम है कि मध्य पदों को दो भागों में बांट कर गुणनखंड करना, ऐसा नाम इसका है। तो इसके लिए देखिए एक दोहा भी है कि आदि अंत का कर गुणा खंड दुई कर लेओ, अंत का चिन्ह मध्य में रखियो बीच की संख्या होए। यानी आदि अंत का गुणा करिए, गुणा करने पर जो प्राप्त हो उसके दो खंड करो और ऐसे दो खंड करो जिसका योग या अंतर मध्य वाला पद हो। तो मैंने आपको बता दिया कि कब योग पर मध्य पद बनना चाहिए, कब अंतर पर मध्य पद बनना चाहिए। यदि गुणनफल धनात्मक है तो आप योग पर आपका मध्य पद बनना चाहिए और अगर गुणनफल ऋणात्मक है तो अंतर पर मध्य पद बनना चाहिए। तो आइए हम इसका भी गुणनखंड कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट्स का प्रयोग, अब हम ब्रैकेट्स में क्या लिखेंगे इसकी खोज हम कर चुके हैं 30 और 25 के रूप में। तो हम यहां लिखेंगे 30 + 25 इंटू एक्स प्लस 750 बराबर क्या, 0। अब हमको केवल ब्रैकेट्स तोड़ना है बस। तो ब्रैकेट्स तोड़ते समय केवल एक बात का ध्यान रखना है कि ब्रैकेट्स के पहले प्लस चिन्ह लगा हुआ है या माइनस। अगर माइनस चिन्ह का प्रयोग है तो ब्रैकेट्स के पदों के चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। तो यहां माइनस चिन्ह है इसलिए परिवर्तित होगा। तो -30x - 25x प्लस 750 बराबर कितना, 0। अब देखिए हमारे पास 4 पद हो गए। अब हम दो दो पद में कॉमन लेने का कार्य करूंगा। तो पहले और दूसरे पद में जब x कॉमन आप लेंगे तो x - 30 आपको मिलेगा, इन दोनों में आपको 25 कॉमन मिल जाएगा। तो x ये प्लस पर माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस चिन्ह पहले से ही कॉमन है यहाँ। तो यहाँ कितना आएगा, 30 बराबर कितना, 0। अब देखिए x - 3 दोनों पद में कॉमन आपको मिल रहा है। इसके बाद x - 25 बराबर कितना, 0। तो आप तुलना कर डालिए x - 30 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, 30 और x - 25 बराबर अगर आप 0 करेंगे तो x बराबर 25। चूंकि पक्षांतर करने पर पदों के चिन्ह बदल जाते, जैसे यहाँ माइनस है वहाँ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा x बराबर 2 आंसर बन गए 25, 30। ये आपके समीकरण का हल हो गया। यदि आप देखिए कभी कभी होता क्या है कि बच्चे यहाँ जब गुरुजी लोग पढ़ाते रहते हैं तो उनका पूरा मन उत्तर पर रहता है कि हमारे गुरुजी ने जो प्रश्न हल किया उसका आंसर आ रहा है या नहीं। लेकिन जब आप परीक्षा में बैठते हैं तो वहाँ पर प्रश्न पत्र में आए हुए किसी भी प्रश्न का उत्तर उसमें नहीं दिया रहता। तो बच्चे भाई कैसे आप जानोगे कि हम परीक्षा में जो प्रश्न हल कर रहे हैं वो प्रश्न हमारा सही हल हुआ है या गलत। जैसे इसी प्रश्न में देख लिया जाए, प्रश्न संख्या 2 के पहले प्रश्न या दूसरे प्रश्न में, अब अगर हमें ये विश्वास करना हो, अपने पर विश्वास लाना हो कि हमने प्रश्न को सही हल किया है या गड़बड़ हल किया है, सही है या गलत है, तो इसके लिए उत्तर की जांच भी बनी हुई है। क्या उत्तर की जांच है कि जैसे x का मान 9 और 36 आ गया, तो अगर हम समीकरण में x के स्थान पर अगर 9 रख दें, क्या रख दें, 9 रखें, और 9 रखने से अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाए, क्योंकि अगर बराबर में 0 है तो इस पक्ष में भी 0 होना चाहिए, तो अगर 0 बराबर 0 हो जाए तो हम यह मानकर चलेंगे कि मेरे द्वारा हल किया गया प्रश्न सही है, नहीं तो गलत है। तो इसको भी अगर आप चाहें तो हम 1 मिनट में आपको बता देते हैं। x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। अब हमारा उत्तर क्या आया है, 9। तो अगर हम 9 रखकर स्क्वायर कर दें, -45 गुणते 9 प्लस 324 बराबर 0, तो 9 9 81 माइनस 9 पचे 45 की 5 हासिल 4, 9 चौक 36, 36 और 4 40, अब प्लस कितना 324 बराबर कितना 0। अब देखिए 324 और 81 ये धन चिन्ह में है, ये इसलिए आपस में जुड़ जाएंगे। तो 4 1 5 8 4 12, अरे 8 2 10, 8 2
10 और 3 1 4, 405 ये हो गया माइनस 405। अब यदि आप देखें तो बराबर 0, तो इनमें से अगर इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 0 बराबर 0। इस उत्तर की जांच से, आंसर वेरिफिकेशन से ये पता चल गया कि मेरे द्वारा हल किया गया प्रश्न बिल्कुल सही है। इसी तरह आप इसमें भी चेक कर सकते हैं, दोनों उत्तरों को चेक कर सकते हैं। 36 को भी रखकर यहाँ इस वाले समीकरण में 25 और 30 को भी रखकर चेक कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि किसी भी द्विघात समीकरणों के हल करने पर उसके अधिकतम 2 उत्तर आएंगे, या जो हल होता है वही तो उसका मूल कहलाता है, या तो उसके अधिकतम मूल 2 होंगे। चूंकि जितने घात का समीकरण होता है उसके उतने ही अधिकतम मूल होते हैं, इसलिए इन दोनों समीकरणों के देखिए 2-2 उत्तर आ गए x के रूप में। अब हम आप लोगों को आज प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 2 में 2 प्रश्न दिया गया था, प्रश्न संख्या 3 के प्रश्न को बताएंगे। देखिए प्रश्न संख्या 3 में क्या दिया है। प्रश्न संख्या 3 में दिया है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। माने हमें ऐसी 2 संख्याएं निकालनी है या ज्ञात करनी है जिनका योग कितना हो 27 और गुणनफल कितना हो 182। तो इसके लिए देखिए 2 संख्याएं ज्ञात करनी है ना, तो हम 2 संख्याओं में से एक संख्या मानेंगे। तो हम यहां लिखेंगे कि माना पहली संख्या कितना भैया, पहली संख्या x, पहली संख्या क्या मान लेंगे x मान लेंगे। अब हम दूसरी संख्या के रूप में y को नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर हम पहली संख्या x और दूसरी संख्या y मान लेंगे तो ये 2 चर वाला समीकरण बन जाएगा, और चूंकि द्विघात समीकरण में एक चर राशि का प्रयोग होना चाहिए, इसलिए हम दूसरी संख्या जो है जो प्रश्न में दिया है उसकी मदद से हम दूसरी संख्या निकालेंगे। तो हम यहां लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर, तो दूसरी संख्या जो है, चूंकि 2 संख्याओं का योग 27 है, तो अगर दोनों के योग में से अगर मैं पहली संख्या घटा दूं तो दूसरी संख्या आ जाएगी। तो 27 में से हम x घटा देते हैं, क्योंकि 2 संख्याओं का योग 27 है, तो 27 में से अगर हम पहली संख्या अगर घटा देते हैं तो दूसरी संख्या अपने आप आ जाएगी। अब देखिए प्रश्न की शर्त क्या है कि अब गुणनफल 182 है, तो अर्थात इन्हीं दोनों का तो गुणनफल 182 है ना, तो अर्थात अब इन्हीं दोनों का गुणा कर दीजिए। तो अब यहां लिखिए प्रश्नानुसार, जिसको अंग्रेजी में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बोलते हैं, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार पहली संख्या x से गुणते दूसरी संख्या 27 माइनस x बराबर कितना 182 दिया है। ये हमारा समीकरण बन गया। अब हम इसी को हल करेंगे तो ये बनेगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब हम सब पक्षांतर करके समीकरण बना लेते हैं द्विघात। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0। देखिए इधर के दोनों पद तो इधर हैं ही, केवल 182 को पक्षांतर किया गया है बराबर 0। तो आप देखें कि एक्स स्क्वायर जो पॉजिटिव है इसको आप निगेटिव करते चलिए, पदों का चिन्ह मिल जाए। चूंकि किसी द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर वाला पद सदैव पॉजिटिव रहे तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। तो एक्स स्क्वायर जो निगेटिव है इसको पॉजिटिव कर लो, और जो पॉजिटिव है उसको निगेटिव करते चलो, तो आपके प्रश्न में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम जो माइनस 182 इसको प्लस 182 कर दीजिए बराबर क्या भैया 0। इस प्रकार से आपका ये एक द्विघात समीकरण बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण को हल कर लेंगे गुणनखंड विधि से। तो इसमें भी आद्यंत नाम का गुणनखंड बन रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस बीच वाला पद आ गया ब्रैकेट्स 182 का अब हम खंड करेंगे। ऐसा 2 खंड करिए कि जिसका जोड़ 27 आवे। तो 182 का हम रफली खंड कर लेते हैं। 2 9 18 और 2 1 2 और 13 7 91 और 7 1 7। तो आप देखिए कि 7 दूनी 14, 14 और गुणते 13। अगर आप 14 13 का गुणा करें तो ये गुणनफल आपका 182 आ जाएगा, और 14 13 अगर आप जोड़ दें तो 27 भी आ जाएगा। तो हम यहां लिखते हैं 14 प्लस 13 इंटू एक्स प्लस 182 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। देखिए हम माइनस चिन्ह से ब्रैकेट्स तोड़ रहे हैं, इसलिए पदों के चिन्ह परिवर्तित कर दे रहे हैं यहाँ। तो अब देखिए पहले दूसरे पद में x अगर आपको कॉमन मिल जाए
तो आप x माइनस 14 ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं। कैसे हमने x माइनस 14 ब्रैकेट्स में लिख दिया? जो हमने x कॉमन लिया था उसी से पहले और दूसरे पद में भाग दे दिया। ये आप जानते रहे कि जो हम कॉमन लेते हैं उसी से भाग देते हैं पदों में। कितने पदों में भाग देते हैं? जितने पदों तक में हमने कॉमन लिया है। फिर माइनस 13 हम कॉमन ले लेंगे, चूंकि 13 से 13 भी कट जाएगा और 182 भी कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा x माइनस 13 का नम 13, 13 5 18 होता है, तो 13 चौको 52। अब बराबर क्या आ गया? 0। तो देखिए x माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 13 बराबर कितना? 0। अब हम तुलना करेंगे, x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर 14 और x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13। अब देखिए यहाँ पर x का उत्तर 14 और 13 दोनों पॉजिटिव है, तो सवाल ये उठता है हम पहली संख्या 13 माने या 14? तो अगर आप पहली संख्या 13 मानोगे तो दूसरी संख्या आपकी 14 आ जाएगी, और अगर आप पहली संख्या 14 मानेंगे तो दूसरी संख्या 13 आ जाएगी। इसलिए इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम लिखेंगे इसलिए पहली संख्या, तो हम पहली संख्या के रूप में लिख देते हैं 13 और दूसरी संख्या के रूप में लिख देते हैं 14। चूंकि दूसरी संख्या का मतलब है कि 27 माइनस एक्स, तो 27 माइनस एक्स माने 13, अर्थात ये आ गया 14। अब हमने तो आंसर ला लिया। मान लीजिए यही प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आ जाए, तो आप कैसे जानोगे कि मेरा उत्तर सही है या गलत? क्योंकि वहां आपको उत्तर देखने को नहीं मिलेगा, तो आप प्रश्न के कथनानुसार, प्रश्न की शर्त के अनुसार अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। तो प्रश्न में दिया है कि दो संख्याओं का योग 27, तो देखिए क्या जो हमारा आंसर आया है दोनों संख्या के रूप में, क्या इसका जोड़ 27 हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 13 14 जोड़ लीजिए 27 आएगा। एक शर्त पूरी हो गई। और दूसरी शर्त है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 हो, तो क्या 14 13 का गुणा करने पर 182 आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। 14 गुणे 13, तो 13 चौको 52 हो गया और 14 का नम 14, तो ये 2 5 3 चौक 12, 3 का नम 3 1 4, 4 यहाँ हो गया और 1 चौके 4, 1 कन्नम 1, तो 2 4 4 8 1, 182 आ गया। तो 14 13 का गुणा करने पर देखो 182 भी आ रहा है और 14 13 जोड़ने पर 27 भी बन रहा है। इसलिए मेरे लगाया गया प्रश्न बिल्कुल क्या है? सत्य है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग विद्यालय में चल रही इस ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ प्राप्त करते रहें। देखिए आप लोगों के मन में एक शंकाएं जरूर उत्पन्न होती होंगी कि गुरुजी पहला दूसरा तीसरा चैप्टर छोड़कर चौथा चैप्टर क्यों पढ़ा रहे हैं? देखिए अभी आपका कोर्स जो है कुछ कम होगा, तो हो सकता है कि प्रारंभ के 1 2 3 अध्यायों को हटा दें, लेकिन कुछ है हम अपने विचार से जिस अध्याय को चुने हैं, ये माने जो 30% या 40% कोर्स कम होगा, उस कम वाले में इसकी गणना नहीं होगी। ये निश्चित रूप से ये चैप्टर आपके को पढ़ना ही पड़ेगा। इसीलिए भी हमने पहले दूसरे और तीसरे चैप्टर को ना पढ़ाकर यहाँ से चालू किए हैं, क्योंकि कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जिनको रहना आवश्यक होता है, तो इसलिए हम अभी पहले दूसरे को नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन उसको भी पढ़ाएंगे इसको समाप्त कर लेने के बाद। तो आप लोग इन सुविधाओं का लाभ घर पर बैठकर लेते रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।